हेलो बच्चों, तो आ गए हैं फिर से हम एक बार 11th का एक खूबसूरत सा लेक्चर लेकर। और ये है L4। आई होप आपने L3 तक देखा होगा और काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेक्चर जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल है, लेकिन हम उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि उसकी खूबसूरती को बढ़ा सकें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो सब कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारा लेक्चर फ्लो क्या था। तो हमारा जो चैप्टर फ्लो है वो कुछ इस प्रकार का है कि जीव क्या थे वो हमने देख चुके हैं, जीवों के मुख्य लक्षण देख चुके हैं, सजीवों में अंतर देख चुके हैं, जैव विविधता देख चुके हैं, जैव विविधता के स्तर देख चुके हैं, वर्गीकरण विज्ञान, नामकरण, वर्गीकी संग्रहालय देख चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वनस्पति उद्यान और हर्बेरियम पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद हम ये बाकी 3 मीन्स जंतु उद्यान, कुंजी और नियम पुस्तिका भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से और देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है आज। तो आज का लेक्चर फ्लो है हर्बेरियम, हर्बेरियम के महत्व, हर्बेरियम के महत्व क्या क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले होता क्या है ये देखेंगे। उसके बाद वानस्पतिक उद्यान देखेंगे, और उसके बाद वानस्पतिक उद्यान मीन्स बॉटनिकल गार्डन के क्या महत्व है वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले है हर्बेरियम। क्या है हर्बेरियम? तो अभी आपने शायद 11th-12th में नहीं किया होगा, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे आपको हर्बेरियम बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाते हैं वो बताएंगे आपको। अन्य भाग जैसे जड़, तना, फूल, पत्ती आदि को प्लांट प्रेस। अब प्लांट प्रेस क्या है अभी बताते हैं। विधि द्वारा कागज की शीट पर सुखाकर चिपकाया जाता है। इन शीट को सर्वमान्य वर्गीकरण प्रणाली, सर्वमान्य मतलब सबके लिए, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि जो नामकरण है या वर्गीकरण है वो सब जगह स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से अनुसार व्यवस्थित किया जाता है और प्रत्येक शीट पर पौधे का वर्गीकरण, नामांकन किया जाता है। क्या किया जाता है इस प्रोसेस में? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी पौधा, यानी जब आपको हर्बेरियम इकट्ठा करना होता है तो आप क्या करते हैं, वो पौधा लेते हैं या प्लांट लेते हैं जिसका हर्बेरियम आपको बनाना है। ठीक है, उस पौधे को हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर या प्लेन पेपर, ऐसे कोई भी पेपर आप ले सकते हैं, उसके नीचे उसको दबा देते हैं, नीचे भी न्यूज़पेपर ऊपर भी न्यूज़पेपर, और उसको वेट रख देते हैं उसके ऊपर और काफी दिनों तक उसे सूखने देते हैं, जब तक आपका जो पौधा है या प्लांट है वो पूरी तरह से सूख नहीं जाए। उसका पानी जितने भी, क्योंकि प्लांट में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, वो सारा दबाएंगे आप। जब उसमें बुक का प्रेशर जाता है या किसी हैवी वेट रखते हैं तो उसका प्रेशर जाता है तो पानी निकलेगा। वो पानी कौन अब्जॉर्ब कर लेगा? न्यूज़पेपर या पेपर अब्जॉर्ब कर लेंगे और प्लांट में से पूरा पानी बाहर आ जाएगा। क्यों पानी बाहर निकालना जरूरी है? क्योंकि हर्बेरियम का मतलब होता है उसको संरक्षित करना, मतलब प्रिजर्व करना। एक हमने देखा था संग्रहालय, लैब, जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल्स के अंदर प्लांट या एनिमल को प्रिजर्व करते हैं। लेकिन ये दूसरा मेथड है कि अगर आप केमिकल या प्लांट में केमिकल या सॉल्यूशन में नहीं करना चाहते हैं तो क्या करें। तो इस तरह से हम उसको पूरा सुखा देते हैं और सुखाने के बाद उसको हर्बेरियम शीट आती है उस पर लगा देते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ये सूखा हुआ प्लांट है, इसको वही हमने प्लांट प्रेस विधि, जो अभी आपको विधि बताई है उसे हम प्लांट प्रेस विधि कहते हैं, उसके तहत उसको क्या कर दिया है, सुखा दिया है पूरा फैला के। ऐसे नहीं जैसे आया वैसे, अच्छी तरह से उसकी एक एक चीज, जैसे तना, पत्ती को फैलाया हुआ है, देख रहे हैं आप अच्छे से। फिर इसके ऊपर न्यूज़पेपर रख के इसे दबा देते हैं और फिर हर्बेरियम जब वो पूरा रेडी हो जाता है, सूख जाता है, आपको लगे अब ये सड़ नहीं सकता, क्योंकि पानी उसको सड़ाने का काम करेगा। किसी भी बैक्टीरिया या फंगस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर मेनली। तो अगर उसमें जल ही नहीं होगा तो उसमें बैक्टीरिया या फंगस के लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, होते ही नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से हर्बेरिया इकट्ठा करके कॉलेजों में, स्कूल्स में वगैरह में रखे हुए हैं, लैब्स बनी हुई है इनकी, वहां पे रखे हुए हैं। तो उस तरह से क्या किया जाता है, एक शीट के अंदर इसे किया जाता है। अब जो शीट होती है वो कैसी होती है वो देख लेते हैं हम। इस तरह की एक शीट होती है, काफी बड़ी होती है वो, आपकी जो नॉर्मल A4 साइज का शीट होती है उससे बड़ी होती है। उस पर मार्जिन बनी होती है और नहीं बनी हुई है वैसे तो वो रेडीमेड मार्केट में मिलती है हर्बेरियम शीट के नाम से ही। तो इस तरह की प्लेन शीट होती है। हमारा जब पौधा तैयार हो जाता है सूख के तो हम उसे क्या करते हैं, इस तरह से लगा देते हैं।
चिपका देते हैं। किसकी सहायता से? या तो टेप वगैरह की सहायता से आप चिपका सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, गम की सहायता से, मीन्स जो भी आपके पास फेविकोल वगैरह कुछ हो उससे। तो बेसिकली टेप का ही यूज किया जाता है, क्योंकि हो सकता है गम या फेविकोल उस प्लांट को नुकसान पहुंचाए। और कई बार तो इसमें क्या होती है, रूट्स के साथ ही लगा दिया जाता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनकी रूट्स के साथ नहीं लगा के खाली प्लांट लगाया जाता है। फिर उसका अच्छे से नामांकन किया जाता है, मीन्स जैसे ये क्या है, ये है फूल। अब नामांकन की विधि आप अगर देखें तो जैसे ये शीट है, आपको पहले भी बताया कि बायो प्रैक्टिकल फाइल अगर आपने बनाई होगी, और अगर आपको किसी ने बताया है कि जब हम लेबलिंग करते हैं किसी भी चीज़ की या नामांकन करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, चाहे वो हर्बेरियम हो चाहे वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल हो। जैसे हमेशा सेंटर में आपको उस चीज़ को लगाना है या बनाना है, अगर ड्रॉ भी कर रहे हैं, ठीक है। और हमेशा लाइंस को जनरली, जैसे हमारे जो मैम थे वो कहते थे कि सिंगल लाइन नहीं होनी चाहिए, ऐसे डैश डैश वाली लाइन होनी चाहिए, और वो भी एकदम स्ट्रेट, ठीक है। जैसे इसको नेम देना है, फिर आपको लीफ को नेम देना है तो लीफ को नेम दे दिया, फिर फ्लावर को नेम देना है तो फ्लावर को नेम दे दिया, ये क्या है इसका जड़ है, जड़ को नेम दे दिया, और ये क्या है इसका तना, तो तने को दे दिया। अब ये लाइंस इक्वल होनी चाहिए, और जो आप यहाँ लिखने वाले हैं, जितनी भी नेमिंग करने वाले हैं, वो सब एक साइड होनी चाहिए। जनरली वो किस साइड होनी चाहिए? जनरली वो राइट साइड होनी चाहिए। अगर आप ऐसे खड़े हैं तो राइट साइड होनी चाहिए, और अगर ऐसे बोलूंगी तो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड होनी चाहिए। और अगर इस साइड भी लिख रहे हैं, वैसे इस साइड नहीं लिखते हैं लेकिन इस साइड भी लिख रहे हैं, तो सारी चीजें इस साइड लिखनी होगी। ऐसा नहीं एक यहाँ लिखा है, एक फूल यहाँ लिख दिया, एक पत्ती यहाँ लिख दिया, एक तना यहाँ लिख दिया कि ये भी पत्ती है, ये ऐसे नहीं चलेगा, ना तो प्रैक्टिकल फाइल में ना ही हर्बेरियम में। तो सारी चीजें एक साइड होनी चाहिए। जैसे कि ये क्या है, तना, तो तना लिख देंगे, पत्ती या पर्ण, ये क्या है, पुष्प है तो पुष्प लिख देंगे, ठीक है, ये तनाई है, और ये क्या है, जड़। तो आप देख रहे हैं पूरा एक सीध में होना चाहिए, त के नीचे प के नीचे पू के नीचे द, इस तरह से एक अलाइनमेंट होना चाहिए प्रॉपरली हर्बेरियम शीट में या प्रैक्टिकल फाइल में। अगर आप किसी प्रैक्टिकल फाइल में बनाते हैं और आपकी मैम को या किसी को दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा और सही तरीका भी है, आपको लगेगा कि हाँ इस बच्चे को नॉलेज है कोई चीज़ बनाने की, इसने बायो ली है, और इस तरह बनाएंगे तो, वैसे बुक वगैरह में ऐसे बने होते हैं क्योंकि जगह की कमी होती है, आप थोड़ा खुद बनाते हैं तो आप उस अच्छे तरीके से बना सकते हैं या चिपका सकते हैं, ठीक है। तो ये एक काम करना है। उसके बाद यहाँ पे उसका क्या आएगा, वैज्ञानिक नाम। अब वैज्ञानिक नाम कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक नाम में दोनों चीजें, पहला वंश क्योंकि हम नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, और दूसरा जाति, और लिखने का तरीका लैटिन में होना चाहिए, वो तिरछा होना चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं तो नामकरण के आप सारे रूल्स पढ़ चुके हैं, उस तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। चौथी चीज क्या होती है कि हर हर्बेरियम शीट के कॉर्नर पे, यहाँ पे या तो पहले से ही बॉक्स बना हुआ होता है, नहीं बना हुआ है तो आपको बॉक्स बनाना है, और इस बॉक्स में उसका क्या लिखना है, वर्गीकरण। वर्गीकरण जो कि अभी हमने पढ़ा कि वर्गीकरण, सर्वमान्य वर्गीकरण लिखना है। मीन्स क्या लिखना है वर्गीकरण में, कि वो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका जगत क्या है, उसका संघ क्या है, उसका वर्ग क्या है, ठीक है, उसका कुल क्या है, गण क्या है, उसके बाद उसकी वंश क्या है और उसकी जाति क्या है, ये सारी चीजें लिखनी है। अब कई बार क्या होता है, आप बोलेंगे मैम बॉक्स छोटा सा है और चीजें इतनी सारी, और प्लांट में तो फिर विभाग भी आ जाते हैं, तो कई बार क्या होता है ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं करके हम क्या कर देते हैं, जगत, संघ, वंश और जाति और वर्ग भी ले सकते हैं, यहाँ तक ही करते हैं। ये दो चीजें कुल और गण कई बार छोड़ दी जाती है, तो ये चल सकता है, लेकिन वर्गीकरण आपको लिखना है और सर्वमान्य पद्धति, क्योंकि अभी आपने एक ही टाइप का वर्गीकरण पढ़ा है, ठीक है। वर्गीकरण भी बहुत साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से दिए हैं, लेकिन हम जो है वो वीटेकर या लीनियस का वर्गीकरण फॉलो करते हैं अभी तक, तो उसके हिसाब से हमें करना है। बेंथम हुकर का भी वर्गीकरण है, वर्गीकरण भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो यूज करते हैं सर्वमान्य है, उसी के हिसाब से आपको ये हर्बेरियम शीट्स बनानी है। अब ये एक नहीं होती, हर टाइप की क्या करना पड़ता है, पहले तो
गार्डन में ले जाते हैं, बॉटनिकल गार्डन या आसपास आपके, फिर आप उसको पहचानिए कि ये कौन सा पौधा है, उसको तोड़िए, उसको घर पे लाके ये प्रेस प्रिंटिंग का प्रोसेस कीजिए, उसके बाद आप इसको इस पे चिपकाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपको पहचानने की सीख मिलती है कि पौधा ये कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, उसके लक्षण क्या है, इसमें पत्तियां कैसी लगी हुई है, इसमें फूल कैसे लगे हुए हैं, वो सारा ग्रेजुएशन में पढ़ाएंगे। क्योंकि पत्तियां लगने का भी आप देखेंगे हर पेड़ में अलग अलग तरीका होता है। जैसे यहाँ पे देखिए अल्टरनेट लगाई है, किसी में आपने देखी होगी ऐसी होती है अपोजिट, एक इधर तो दूसरी इधर, तो वो थोड़ा ग्रेजुएशन वाला है, इतना नहीं। पर ये सारा अरेंजमेंट देखकर हम क्या करते हैं, पौधे को पहचानते हैं और नए अलग अलग टाइप के पौधे लाकर उसको हर्बेरियम शीट में चिपकाते हैं। 50-60 जितने भी आप इकट्ठे कर सके इकट्ठे करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हर्बेरियम शीट का काम। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए, क्या है हर्बेरियम के महत्व, तो एक तो आपको पता चली गया क्या होगा, इससे हमें पहचानने में, उसको जानने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहला है संग्रहित पौधे की संपूर्ण जानकारी में सहायक है कि ये पौधा कैसा है, इसका वर्गीकरण क्या है, इसमें जड़, तना, पत्ती है या नहीं, फूल है तो कैसे हैं, इस टाइप की सारी जानकारी मिलती है। दूसरा, पौधे की पहचान में सहायक है। हम कैसे पहचानते हैं पौधे, आपको कैसे पता है ये मैंगो है, ये गुलाब है, क्योंकि आप उसको दिन में 10 बार देखते हैं, आपने उसे पहचाना कि गुलाब की पत्तियां ऐसी होती हैं, फूल ऐसा होता है। तो इसी तरह अगर आप 100-50 पौधे लेकर आएंगे, इकट्ठे करेंगे, चिपकाएंगे, तो आपको उनको पहचानने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। जैसे मुझे आप भेजोगे तो मैं पहचान लूंगी कि ये पार्थेनियम है ना, ये जो है वो आर्जिमोन मैक्सिकाना है, तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, प्लस उसका साइंटिफिक नेम भी याद हो जाएगा। तीसरा, शैक्षिक अनुसंधान कार्यों में सहायक है कि ऐसा कोई पौधा है जो किसी को अध्ययन के लिए चाहिए लेकिन उसके आसपास नहीं मिलता, तो पौधा या तो पहुंचा दिया जाता है या फिर वो हर्बेरियम में आकर उसको देख सकता है कि वो कैसा दिखता है, उसकी लीफ कैसी है। और शैक्षिक अनुसंधान मतलब स्टडी के लिए और रिसर्च के लिए वो क्या है, हेल्पफुल है। जैसे आप जब ग्रेजुएशन में करेंगे हर्बेरियम कलेक्ट, तो आपको एजुकेशन में हेल्प दे रहा है वो। विद्यार्थी में संरक्षण की प्रकृति का विकास होता है। संरक्षण का मतलब कंजर्वेशन। ठीक है, कैसे कि पौधे कलेक्ट करना है, कोई भी चीज हम वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन इस तरह से करते हैं ना, तो ये क्या है, प्लांट कंजर्वेशन है कि हमारे आसपास जो पौधे पाए जा रहे हैं या ऐसे पौधे जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिनकी स्पीशीज अब देखने को नहीं मिलती, बहुत कम हो गई है, रेयर हो गई है, तो उसको आप हर्बेरियम में चिपका सकते हैं। तो आप फ्यूचर में किसी को बता सकते हैं कि नहीं ये वाला प्लांट था और ये ऐसा दिखता है, या मैं इसको, जैसे नैनीताल में कुछ पुष्प होते हैं या ऐसे प्लांट होंगे जो हमारे यहाँ नहीं होते, तो आप क्या करेंगे, वहां से उसको सुखा के हर्बेरियम बना के यहाँ ला सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं उसका। लुप्त जातियों के अध्ययन में वही चीज जो मैंने बोला कि ऐसी प्लांट स्पीशीज जो अब खत्म हो चुकी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे डायनासोर का नहीं है ना। मैम हर बात में डायनासोर दिखा दिया ना आपको, डायनासोर पक्की कर दी ना हमने बात। तो ऐसी जातियां जो अब नहीं है, विलुप्त हो चुकी है, अगर आपने उसका पहले कभी हर्बेरियम बनाया होगा तो आज आप उसको दिखा सकते हो कि हाँ ये जो है ये वाला प्लांट है जो अब क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुका है या खत्म हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण हर्बेरियम। बहुत सारे नेम है लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। जैसे एक तो मैंने आपको जब क्या पढ़ाया था, म्यूजियम पढ़ाया था, संग्रहालय पढ़ाया था, और अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको इस बारे में बताया था कि हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ये मस्त हर्बेरियम है, मैं वहां पे जाकर आई हूँ। एक्चुअली वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, इसको कई बार रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। ठीक है, FRI के नाम से जाना जाता है ये, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। और यहाँ पे मैं गई हुई हूँ, और कितनी स्पीशीज है यहाँ पे, शायद मैंने पहले भी बताया हो, 35,000 स्पीशीज यहाँ पे प्लांट किए। और प्लांट नहीं, बहुत सारे मधुमक्खियाँ भी थी वहाँ पे, बहुत अलग अलग टाइप की, और कुछ एनिमल्स का भी किया हुआ था, किसी के स्केलेटन्स भी थे वहाँ पे। तो मेन तो बॉटनिकल है वो, मतलब ज़्यादा तो प्लांट स्पीशीज है, लेकिन मतलब कहीं इतना बड़ा एक स्टेम था, बहुत बड़ा, 1000-2000 साल पुराना कोई स्टेम रखा हुआ था। बताया कि ये स्टैम्प है, मतलब तना है, तब मुझे आश्चर्य हुआ, इतना चौड़ा और इतना बड़ा। और उसमें वो सारी जो आपने पढ़ी होगी, आप 11th में भी पढ़ेंगे, द्वितीयक वृद्धि जो होती है, सेकेंडरी ग्रोथ, वो आराम से दिख रही थी, रिंग्स दिख रही थी। तो मस्त है, यहाँ पे जाके आइए आप अगर कभी मौका मिले तो हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून।
नेक्स्ट है हर्बेरियम ऑफ द बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, दो नाम बहुत है एग्जाम्पल के लिए, मतलब लिखने के पर्पज से, वैसे तो कितने बहुत सारे हैं, फॉरेन में भी है और कहीं आपको देखने का मौका मिले तो योर लक। नेक्स्ट है वनस्पति उद्यान, ठीक है, या बॉटनिकल गार्डन। हर्बेरियम देख लिया, हर्बेरियम थोड़ा छोटे तौर पे है, और बॉटनिकल गार्डन जैसा मैं अभी आपको बता रही हूँ बहुत बड़े लेवल पे, मतलब बहुत ज़्यादा। आप सोच लिया जो मैंने देहरादून वाला बताया उसी में 35,000 स्पीशीज है ना, जातियाँ। तो बॉटनिकल गार्डन क्या है, जैसे जूलॉजिकल गार्डन भी आएगा अभी, वो भी होता है। तो बॉटनी मीन्स वनस्पति से आप समझ गए होंगे प्लांट। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, पादपों का संग्रहण तथा संरक्षण जीवित अवस्था में किया जाता है। जब हमने संग्रहालय पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि संग्रहालय में क्या होती है, मृत पादप या प्लांट रखे जाते हैं, ठीक है, और एनिमल्स भी रखे जाते हैं। लेकिन बॉटनिकल गार्डन में क्या रखे जाते हैं, लाइव, मतलब जिंदा होते हैं, जीवित अवस्था में किया जाता है। इसी कारण यह पादप संरक्षण की प्रमुख बहिर्स्थानी यानी एक्स सीटू। एक्स सीटू क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। क्या है ये दोनों चीजें, इन सीटू तो होता है जब हम किसी चीज का, वैसे इन सीटू फर्टिलाइजेशन भी होता है, एक्स सीटू फर्टिलाइजेशन भी होता है, लेकिन ये दो टर्म आपको मैं समझा रही हूं अभी, और बॉटनिकल गार्डन के पर्पज से समझा रही हूं। इन सीटू का मतलब होता है कि अगर आप किसी प्लांट को उसी के नेचुरल इन्वायरमेंट में, मतलब जहां वो पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर कोई प्लांट है वो नैनीताल में पाया जा रहा है, ठीक है, आप उसको वहीं पे संरक्षण देते हैं, वहीं पे कंजर्व करते हैं, वहीं पे एक बॉटनिकल गार्डन बना के, और वहां पे जो पाए जाने वाले प्लांट है उनको अगर संग्रहित करते हैं जहां पे वो है वहीं पे, तो उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, दूसरा होता है एक्स सीटू। एक्स सीटू में क्या किया जाता है, हो सकता है वहां वाले भी हो, लेकिन बाहर के पौधे लाकर भी क्या किया जाता है, उनको यहाँ के इन्वायरमेंट पे रखा जाता है। कैसे, उनको वो सारी फैसिलिटी देकर, जैसा टेम्परेचर उनको चाहिए, जैसा उनको हवा चाहिए, जैसा उनको एनवायरनमेंट चाहिए, वो हम यहाँ बॉटनिकल गार्डन में उनके लिए अलग से फैसिलिटी देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो संरक्षण होता है उसे हम बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये कैसा है बॉटनिकल गार्डन, ये बॉटनिकल गार्डन है एक्स सीटू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही नहीं, जैसे आपके मान लीजिए कि आप लखनऊ की बात की हमने या देहरादून की बात की, तो सिर्फ देहरादून या लखनऊ की स्पीशीज वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे देश विदेश ऐसी जातियाँ जो कहीं मिलती नहीं है, दुर्लभ है, ऐसी जातियाँ भी है। आगे यही आ रहा है कि वानस्पतिक उद्यान में विदेशी, अब विदेश से लाए हो तो वो कैसा हो गया, ऑब्वियसली एक्स सीटू हो गया, क्योंकि वो तो इन सीटू तो अगर हम उसे वहीं करते तभी होता। दुर्लभ, जो मिलती नहीं है, बहुत रेयरली मिलती है। संकटग्रस्त, संकटग्रस्त का मतलब वही जिनकी जाति खत्म होने की कगार पे, हम उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं। तथा आर्थिक महत्व की, आर्थिक महत्व मतलब जैसे आपने कोई फ्रूट है बहुत सारे तो उनके प्लांट्स लगा दिए, फ्लावर के प्लांट्स लगा दिए, जिससे हमें इनकम भी हो रही है, तो इस तरह के पादपों को उगाया जाता है। वानस्पतिक उद्यान में विदेशी जातियों को विशिष्ट कक्षों में, अभी आपने बोला विदेशी जातियां रखी जाती है, मैंने आपको समझाया कि एक्स सीटू है, एक्स सीटू है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्लांट या उस स्पीशीज के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। जैसे सर्दी में तो चलो ठीक है, लेकिन फॉरेन में अधिकतर आपने देखा है कि बर्फ जमी रहती है, ठंडा एरिया जो जहाँ पे है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है ना, या इंडिया की भी बात करें हम, शिमला, तो वहाँ पे बर्फ जमी रहती है। अब ऐसा कोई प्लांट होगा जो सिर्फ उसी टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है, अगर आप उसको गर्मी में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसी विदेशी जातियों को क्या किया जाता है, अलग से कक्ष बनाए जाते हैं, विशिष्ट कक्ष, जैसे हरित गृह कक्ष। ये हरित गृह कक्ष आपने मेरा वीडियो देखा है प्रैक्टिकल वाला, कुकुम्बर वाला, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप 12th के एक वीडियो है जिसमें एक लिंगी द्विलिंगी पादपों पे एक प्रैक्टिकल किया हुआ है मैंने, ठीक है, उसमें कुकुम्बर को बताया, और उसमें मैं कुकुम्बर को देखने के लिए हरित गृह पे गई थी। हरित गृह का मतलब होता है ग्रीन हाउस।
वैसे तो वो लेक्चर है, उस लेक्चर के अंदर ही मैंने एक लिंगी कुकुम्बर का फ्लावर बताने के लिए वीडियो डाला है, जिसमें एक ग्रीन हाउस में गई हूँ, वहाँ पे मैंने बताया है क्या ग्रीन हाउस होता है। आपने पढ़ा भी होगा ग्रीन हाउस में क्या होता है, इस तरह से शेड्स लगे होते हैं और अंदर प्लांट होते हैं, तो उनको उनका टेम्परेचर तापमान मेंटेन रहे, तो इसीलिए ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, ताकि सर्दी गर्मी बारिश, तो यहाँ पे विदेशी जो दूसरी जगह पे रहते हैं उनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या बना जाते हैं, हरित गृह कक्ष यानी ग्रीन हाउस चैम्बर्स बनाए जाते हैं और वहां पे प्लांट्स को रखा जाता है। कैसे होते हैं, कांच गृह भी हो सकते हैं, मींस ग्लास में भी रख सकते हैं। जैसे आप कमरे में क्या करते हैं, बाहर बहुत तेज गर्मी हो जाती है तो एसी चला देते हैं ना और कमरा बंद कर देते हैं, तो इनमें भी ऐसे कूलर्स लगाए जाते हैं, टेम्परेचर मेंटेनर लगाए जाते हैं, जिससे सब कुछ मेंटेन रहे। नियंत्रित ताप आ गया, आर्द्रता मीन्स ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है कि एयर में जो मॉइस्चर की क्वांटिटी होती है, जो पानी की मात्रा होती है, उसको भी मेंटेन रखा जाता है। गर्मियों में कम होती है, बारिश में ज़्यादा होती है, क्योंकि बारिश में एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो वो जहाँ रहता हो सकता है वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा रहता हो, तो फिर ऐसा मेंटेन किया जाता है और उगाया जाता है, ठीक है। चलिए, हर्बेरियम का महत्व हमने देख लिया, तो ऑब्वियसली बॉटनिकल गार्डन के भी कुछ महत्व होंगे, कुछ इंपॉर्टेंस होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, क्या महत्व है पहला देख लेते हैं। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में लगभग 550 बड़े वानस्पतिक उद्यान है स्थापित किए जा चुके हैं, वैश्विक स्तर पर इनकी आवश्यकता तथा महत्व को इंगित करते हैं। इतने सारे बनाए, मतलब कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो इसकी होगी, एवं ही नहीं बना दिए, ठीक है। सबसे पहला, या संकटग्रस्त, दुर्बल व विषम परिस्थिति या आवासों में पाए जाने वाले पादपों का संरक्षण किया जाता है। ये अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि यहाँ पे संकटग्रस्त यानी जो खत्म होने वाले हैं, दुर्लभ हैं, मिलते नहीं है आसानी से, और विषम परिस्थिति वही कि अगर कोई ठंडे इलाकों में रहता है, आप उसको गर्म में रखना चाहते हैं तो आपको वैसा मेंटेनेंस देना पड़ेगा उसको, तो ऐसी जातियों को हम देख सकते हैं। अब जैसे फॉरेन आप कभी जाओ नहीं जाओ, लेकिन अगर आप किसी फॉरेन की स्पीशीज को देखना चाहते हो तो क्या करोगे, बॉटनिकल गार्डन में जाओगे जहाँ पे वो स्पीशीज मिलती है, तो आप उसको लाइव देख सकते हो, फॉरेन जाने के खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आजकल आप फ्रूट खाते हो, ड्रैगन फ्रूट है ना, फॉरेन का फ्रूट है ना, कीवी न्यूजीलैंड का, तो इस तरह से क्या ये खा क्यों रहे हैं, क्योंकि वो उस तरह से मेंटेन कर रहे हैं उसे, नहीं तो वो सड़ जाएंगे, वहां से यहाँ तक लाते जाते तो उनकी 12 बज जाएगी। और उगा भी रहे हैं क्योंकि वो ग्रीन हाउस और ऐसी चीजें बना बना के उसकी ग्रोथ करा रहे हैं ताकि हम भी वो फ्रूट खा सके। नेक्स्ट है यहाँ अनुसंधान तथा अध्ययन कार्यों हेतु जीवित पादप उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। क्या करवाए जाते हैं, अनुसंधान और जीवित पादपों, यानी किसी को रिसर्च करनी हो, किसी को स्टडी करनी हो, जैसे मैंने आपको बोला आपको किसी ऐसे प्लांट पे स्टडी करनी हो जो यहाँ पे नहीं मिलता इंडिया में, आपको कोई फॉरेन का प्लांट चाहिए, जैसे आपके एरिया में मान लो आर्जिमोन नहीं मिलता। आर्जिमोन क्या होता है मैम, एक प्लांट है, होगा, हमें क्या करना, तू कौन मैं खापा, एक पीले कलर का ऐसा फूल होता है, वो ऐसा आपके आसपास मुझे लगता है मिल जाएगा, हमारे यहाँ तो है, राजस्थान में तो बहुत उगे हुए हैं, और ऐसी पत्तियां होती कांटे वाली ऐसी, ठीक है। तो आर्जिमोन चाहिए आपको स्टडी करने के लिए, और हर्बेरियम में मैक्सिमम आपको ये आर्जिमोन तो चिपकाए हैं हमने, बहुत चिपकाया है, ठीक है। तो ये अध्ययन करना है, आप तो क्या करेंगे, ऐसे ही कहाँ जाएंगे, वानस्पतिक उद्यान में जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे स्टडी करनी है। ऐसे नहीं कि आप बोलोगे स्टडी करनी है तो घुसने देंगे, हाँ देखने देंगे, लेकिन आपको फर्दर स्टडी करनी है, डिटेल में स्टडी करनी है तो कोई परमिशन लगेगी। ऐसा नहीं कल जाके आप बोलो मैडम मेरे को तो स्टडी करनी है, जाने दो बॉटनिकल गार्डन में, तो जाके देख सकते हो। आगे की उस पर रिसर्च करनी है, उसको लेकर जाना है अपने साथ या नहीं लेकर जाना, तो उसके गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। अध्ययन कार्यों हेतु जीवित पादप उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। कोई रिसर्च, जैसे मान लो देहरादून में मैंने बोला FRI है जहाँ पे रिसर्च चलती है, अब इनको चाहिए कि हमें ऐसा प्लांट चाहिए जो महाराष्ट्र में कहीं मिल रहा है, तो वो वहाँ से अप्रोच कर लेंगे, वहाँ से एक प्लांट ले आएंगे कि हमें ये प्लांट चाहिए, आप उसको भेज दीजिए ताकि हम रिसर्च कर सकें। यहाँ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के विदेशी पादपों का संग्रहण किया जाता है। एक्सोटिक फ्रूट होते हैं, अभी मैंने बोला कीवी, ड्रैगन फ्रूट है ना, स्ट्रॉबेरी, तो ऐसे एक्सोटिक प्लांट भी क्या होते हैं यहाँ पे रखे जाते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। आर्थिक महत्व के दुर्बल पादपों के संरक्षण के लिए अतिरिक्त संवर्धन व प्रजनन द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जाती है। अब
संकटग्रस्त है मतलब उसकी जाति क्या खत्म होने वाली है, उसकी जाति खत्म होने वाली है। संकटग्रस्त का मतलब वही कि स्पीशीज बहुत कम मिली है, जैसे टाइगर को अभी हम बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं टाइगर के लिए, उसको हम टाइगर रिजर्व बना रहे हैं और उसमें रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं ताकि टाइगर के और बच्चे पैदा हों और वो जीवित रहे, मेनली तो जीवित रहे, क्योंकि बच्चे तो जंगल में भी पैदा हो लेकिन लोग उसे मार देते हैं या नेचुरली गर्मी या किसी वजह से वो मर जाते हैं। तो ऐसा प्लांट में भी होता है। तो ऐसे पादपों को वहां रखकर उनमें क्या करवाया जाता है, संरक्षण करने के लिए अतिरिक्त संवर्धन मतलब कल्चर कराया जाता है और प्रजनन करवाया जाता है ताकि उनकी संख्या में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। चलिए, तो ये खत्म हो गए हमारे वानस्पतिक उद्यान के महत्व। अब देख लेते हैं विश्व में कुछ प्रमुख वानस्पतिक उद्यान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है रॉयल बॉटनिकल उद्यान, जो कहाँ पे है, क्यू इंग्लैंड में है, फॉरेन का है, सबसे बड़ा। ठीक है, ब्रुकलिन वानस्पतिक उद्यान जो कहाँ है, न्यूयॉर्क या अमेरिका में। अब आप बोलेंगे हमारे यहाँ नहीं है, अभी बताया था FRI देहरादून। उसी के अंदर हर्बेरियम भी है और उसी के अंदर बॉटनिकल गार्डन भी, इतना बड़ा है वो, बहुत बड़ा। अच्छा, आपने एक पिक्चर देखी हो स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसमें जो कॉलेज बताया हुआ है वो कॉलेज FRI का ही है। वो FRI के अंदर ही एक कॉलेज है जहाँ पे वही अनुसंधान, रिसर्च या स्टडी भी होती है। तो अगर नहीं देखा है आपने, हाँ वहाँ पे ये सब नहीं बताया, मतलब म्यूजियम या हर्बेरियम नहीं बताया, उसमें तो सिर्फ बाहर शूटिंग की गई है, जो कॉलेज जैसा दिखता है जहाँ पे रिसर्च चलती है, वो एरिया बताया हुआ है। तो वो हमने देखा था, वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग वहाँ पे हुई है। अब आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा, नहीं आया तो आप मूवी देख लीजिए। तो ये दो है। अब है कुछ प्रमुख वानस्पतिक उद्यान निम्नलिखित है। इंडिया के भी ले आई हूं मैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है, फॉरेन के देख लिए, वो तो प्रमुख बड़े थे। भारतीय वानस्पतिक उद्यान शिवपुर कोलकाता, ठीक है, कहां पे है ये, शिवपुर कोलकाता में है। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ उत्तर प्रदेश। लाल बाग उद्यान बेंगलोर कर्नाटक। ठीक है, तो देखिए आपने कि कौन कौन से क्या क्या हम संग्रहालय देख कर आए हैं, क्या क्या हमने चीज़ें देखी, हर्बेरियम कैसा होता है, बॉटनिकल गार्डन कैसा होता है, उनके महत्व कैसे होते हैं, और मौका मिले तो एक बार ज़रूर जाइए। तो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा एक टॉपिक जो है यहाँ ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक मज़े करिए और मैम की खून चूसने की प्रक्रिया अगले वीडियो तक चलती रहेगी।